नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बच्चों के डिमांड पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी के उपसर्ग को लेकर के आए हैं। इस हफ्ते बच्चों ने डिमांड किया था कि सर हिंदी में जो उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग को भी एक वीडियो के अंतर्गत मैं इनको लाऊंगा उपसर्ग टॉपिक को। तो हम लोग उपसर्ग में आज जिस मुख्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मुख्य प्रकरण पे चर्चा करेंगे, वह आपका हिंदी के उपसर्ग है ना। इसमें प्रीफिक्स इन हिंदी कौन कौन से हैं, आइए इसको हम लोग चर्चा करते हैं। उपसर्ग, तो उपसर्ग के पहले शाब्दिक अर्थ को देख लिया जाए। इस वीडियो में फिर आपको उपसर्ग की जो विशेषताएं देखेंगे, सीटेट में इनसे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि वह क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर उसके साथ साथ उपसर्ग के भेद कौन कौन से हैं, आइए देखा जाए कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। तो उपसर्ग का, क्योंकि नाम से ही देखने पर लग रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं, उसके पश्चात इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, उप अर्थात समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के निकटस्थ होकर किसी नए शब्द का निर्माण करना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। इसी तरह इसकी परिभाषा को देखा जाए, परिभाषा में क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, विशेष होते हैं, इस पर प्रश्न बनता है कि क्या है, वे शब्द के अंश होते हैं उपसर्ग, और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं हम आगे देखते हैं। तो परिभाषा देखा जाए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर, ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व जुड़ने पर उपसर्ग हमेशा पूर्व में जुड़ता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आइए देखा जाए कैसे उपसर्ग आपके शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, दूसरा कि उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कैसे लाते हैं, आइए देखा जाए। जैसे आपके लिए मैंने एक शब्द चुना है हार, तो हार शब्द में जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका अर्थ कैसे चेंज होगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे प्रहार, तो प्र प्लस हार आपका क्या हुआ, प्रहार। हमने हार शब्द में प्र उपसर्ग को जोड़ा तो आपका क्या हो गया, प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या हो गया, चोट करना। उसी प्रकार हार शब्द में हम एक दूसरे उपसर्ग को जोड़ते हैं, उपहार, उपहार, भेंट। देखिए आपका हार शब्द के पूर्व में जुड़ा, अर्थ में परिवर्तन कर लिया, यहाँ प्रहार अर्थ था, यहाँ उपहार हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द से हम आपको इसको समझाते हैं। जैसे सम धन हार, हमने हार शब्द में सम शब्द को, शब्दांश को जोड़ा तो क्या हो गया आपका संहार, विनाश, जिसका अर्थ क्या होगा, विनाश। अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हार शब्द ही है, लेकिन प्र, उप और सम आपके उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इस आधार पे इनके अर्थ क्या हुए, चेंज हो गए। तो आइए देखा जाए, इसी आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। क्या है, ये केवल शब्दांश होते हैं। कभी कभी प्रश्नों को घुमाया जाता है पेडागॉजिकल लेवल पर, क्योंकि पेडागॉजी में शब्दों के व्युत्पत्ति परक अर्थ को भी लिया जाता है। तो पेडागॉजी में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो कहते हैं कि क्या इस तरह से तमाम ऑप्शन रहते हैं, तो आपके सुगमता के लिए ये चीजें बहुत कम जगहों पर उपलब्ध हैं। आपके लिए मेथड लाया हूं और ये विशेष शब्दों को लाया हूं, विशेषताओं को, उसको आप देखिए। ये केवल शब्दांश होते हैं। कैसे शब्दांश होते हैं, ये शब्द के पूर्व लगते हैं। दूसरी विशेषता इसके क्या है कि ये आपके शब्द के पूर्व लगते हैं। हमेशा प्रीफिक्स जो उपसर्ग होते हैं वह प्रायः शब्द के पूर्व लगते हैं। दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या आपका, ये अपूर्ण शब्दांश है। पहले मैंने कहा केवल कि ये कैसे शब्दांश है, ये केवल शब्दांश है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये लाइन, ये अपूर्ण शब्दांश हैं, अर्थात इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे हमने यहाँ पे देखा उपहार, उप आपका हार भी आपका एक शब्दांश ये भी है, लेकिन ये क्या, ये ऐसे शब्दांश है जो कि अगर केवल उप कह दिया तो आप विशेष अर्थ को नहीं बताएंगे, या प्र कह दिया कोई अर्थ नहीं निकाला, लेकिन जब साथ में जुड़ेंगे तभी इसके अर्थ को निकलता है। ये अपूर्ण शब्दांश है, अर्थात इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। अगला विशेषता क्या है उपसर्गों की, इनके जुड़ने से
शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पे तीनों शब्दों में मैंने लिया था, अर्थ में परिवर्तन हो गया तीनों में, तो ये आपका ये इसकी अगली विशेषता है। आपका पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय बुक्स में बहुत कम पुस्तकों में इसके ऊपर लिखा गया है, लेकिन ये एक तरह से विशेषताओं के साथ साथ दिशा निर्देश भी है आपके लिए कि ये दिशा निर्देश कैसे हैं कि किन किन तत्सम शब्दों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। जैसे उपसर्गों का प्रयोग तत्सम में कैसे करना चाहिए और तद्भव शब्दों में कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसे तत्सम शब्दों पर, जब तत्सम शब्द हो आपके, यानी वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और जो का त्यों व्यवहारित करते हैं, तो ऐसे शब्दों के साथ हमेशा तत्सम उपसर्गों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी आपको बहुत कम जगहों पे नॉलेज मिलेगा, तो आपको अगर मदद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह क्या है, तद्भव शब्दों का मतलब जब आप यूज करते हैं, तद्भव शब्दों में हमेशा तद्भव उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये आप और एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे आपके मदद के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को लेके आया हूँ, जैसे कुपुत्र, पुत्र आपका क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो उसके आगे कु लगाया, कुपुत्र शब्द हो गया। उसी प्रकार आपका जब अभी आगे मैं हिंदी के उपसर्ग बताऊंगा तो क और कु दोनों अर्थ में आते हैं। तो क आपका, पूत आपका क्या है, तद्भव शब्द है, तो इसलिए कपूत होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। अब इसी के प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, देखिए उपसर्ग के भेद के आधार पर हम लोग देखते हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर मैं उपसर्ग के मुख्यतः भेद कहूं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, उपसर्ग के जो मुख्यतः तीन ही भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक आपका होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और आपका उसके अतिरिक्त जिनको होते हैं उन सबको विदेशज उपसर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी वह शब्द, इसको दो तरीके से समझिए कि यानी संस्कृत से जो उत्पन्न है तो हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग है, और इसके अतिरिक्त जो उपसर्ग आए हैं उन सबको विदेशज उपसर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, तो अलग अलग किताबों में वो अलग अलग तरीके से दिया। अमूमन ये नहीं पूछता है कि कितने भेद, वो आपके उपसर्ग के कितने भेद हैं, लेकिन आपके मुख्यतः जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब इसी का वर्गीकरण अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। हाँ, कुछ किताबों में या कुछ लोगों के द्वारा हिंदी के उपसर्गों को भी एक दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक तो आपके हिंदी जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और दूसरा कह दिया जाता है कि संस्कृत के वे अव्यय या अविकारी शब्द जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई, तो जब वह संस्कृत के ही अंतर्गत आता है तो उसको अलग से कैटेगरी बांटने की जरूरत। अतः आपके लिए जो मैंने वर्गीकरण किया हुआ अपने अनुसार, बाकी आप अपनी किताबों के अनुसार देख सकते हैं, तो मुख्यतः तीन ही वर्ग में अगर बांटा जाए तो उचित रहता है। आगे आइए, फिर क्या है, संस्कृत के उपसर्गों की जो कभी कभी पूछ लेता है संख्या कितनी है, तो 22 है आपके। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह आपके संख्या 10 है। कुछ किताबों में मुख्यतः जो कैटेगरी के आधार पर है ये मुख्यतः 10 ही होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में संख्या कहीं समास के अनुसार बढ़ गया, तो कहीं आपके अलग कैटेगरी के आधार उनकी संख्या 11-12 कर देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है तो मुख्यतः 10 ही होते हैं। और इस पे क्या है, चूंकि कुछ लोग इस पे मतभेद रखते हैं कि कुछ शब्दों में बता तो देते हैं 10 ही है, लेकिन वह कौन से 10 है ये प्राय इस पे एक मत नहीं हो पाते हैं। आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वह 10 उपसर्ग कौन कौन से हैं जो मुख्यतः है। आगे और उसके अतिरिक्त भी एक दो आते हैं, उस पर भी हम चर्चा लेते हैं। तो आगे आपका यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग में मुख्यतः आपके 10 ही माने जाते हैं। कौन कौन है, तो आपको इसको समझाने के लिए मैंने उपसर्ग लिया है, इसके किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं और इनके उदाहरण दिया है। जैसे पहला उपसर्ग है आपका अ या अन का हम प्रयोग, कब किस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, प्रायः अभाव के अर्थ में प्रयोग करते हैं या किसी चीज के निषेध में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा अमर, आपका अमर आपका इसका एग्जाम्पल है। अछूत आपका क्या है, जैसे अमर, अछूत। अनपढ़ आपका ये भी इसके उदाहरण के रूप में लिया जाता है, अनपढ़ है। और अनमोल आपका है ना, तो ये आपके कौन से उपसर्ग, ये इसके अभाव या निषेध के अर्थ में ये प्रयोग किए जाएंगे।
कहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मोल, अनमोल, इसका मोल न हो, या मोल का निषेध है तो इसलिए अनमोल के अंतर्गत ले लिया गया है। अब दूसरा उपसर्ग आप लीजिए अध। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में आपके अन्य, यहाँ कैटेगरी विशेष नहीं कि यही क्रम है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी सुविधा के अनुसार अल्फाबेटिकली मैंने लिया है इसको वर्णमाला के अनुसार। फिर आपके आइए देखा जाए अध। अध में आपका क्या है कि आधा। अध का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं हिंदी के उपसर्ग में? आधा के अर्थ में करते हैं। जैसे आपके लिए अध पका, जो आधा पका हो, अध मरा, जो पूरी तरह से मरा न हो, यानी आपका क्या है, अध मरा को आधा के सेंस में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उपसर्ग में तीसरा उपसर्ग है आपका औ। औ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? हीनता दिखाने के अर्थ में होता है या अनादर के दिखाने में होता है। जैसे अवगुण, हमने कहा जो गुण में हीन है आपका, गुण में कम है आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ? अवगुण का। इसी तरह औढर आपका शब्द है। अब हिंदी के उपसर्ग में आपका चौथा कैटेगरी देखिए क्या है मुख्य आपका, क या कु दोनों का अर्थ हम प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? प्राय क या कु अर्थ का प्रयोग हम लोग बुराई या नीचता के अर्थ में करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वह प्राय दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो इधर से इधर जाते हैं कि जैसे इसमें आपका किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो कहेंगे बुराई और नीचता के अर्थ में। दूसरा मेन यहाँ से प्रश्न बनते हैं कपूत में कौन सा आपका उपसर्ग है, तो आप कहेंगे क उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि आगे लगा विशेषताएं और इसके पहले मैं सारा चीज बता चुका हूं, तो इसलिए क्या प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से लगा लेंगे, बशर्ते आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी कि हिंदी के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग आते हैं। जैसे कपूत, आपके ककु में कपूत, कुसमय, कुपुत। इसके पहले एग्जाम्पल में मैं इसी एग्जाम्पल को लिया था कि जब हिंदी के जो तद्भव शब्द हो तो हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, और संस्कृत के तत्सम शब्द हो तो इन शब्दों को उ के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे आइए, उसी तरह अगला उपसर्ग है हिंदी का नी। नी का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस अर्थ में होता है? निषेध करने में किसी वस्तु के या चीज के। उसी तरह या अभाव दिखाने में नी का प्रयोग होता है। जैसे निकम्मा, है ना, जो किसी काम का न हो प्राय, तो क्या है, काम का अभाव ये निषेध है, तो निकम्मा। निडर, निहत्था, जो बिना हाथ का हो, है ना, निहत्था था, है ना, तो यहाँ पर निषेध किसका अभाव है, या निषेध आपका हाथ का अभाव के कारण नि उपसर्ग का प्रयोग होगा। उसी प्रकार सु या स का हम लोग प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में प्रयोग करते हैं इसका हम लोग? उत्तमता दिखाने में, साथ को प्रदर्शित करने में, या सहित या साथ को प्रदर्शित करने में। जैसे सपूत, अब यहाँ पे पूत को क्या है, उत्तमता दिखाई जा रही है ना, सपूत, तो ये आपका क्या होगा, स या सु जैसा वर्ड होगा आपका, शब्द होगा, उसी के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। सुडौल, सपरिवार, सुजान, यह कैसे हैं? अगर पूछ लिया सुडौल में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सु उपसर्ग है। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। अब उसी तरह हिंदी के उपसर्ग में अगला है आपका भर। तो भर आपका किस अर्थ में पूरा होता है? पूरा के अर्थ में लेते हैं आपका, जैसे भर पेट, है ना, आपका भरपूर, भरसक, तो कौन सा उपसर्ग है? भर उपसर्ग है आपका। उसी तरह उन, तो उन आपका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत प्राय पूछा जाता है। उन का प्रयोग हम लोग अभाव में दिखाते हैं, लेकिन एक कम के अर्थ में प्रयोग लेते हैं। जैसे 49, 59, 29, इस तरह से प्रयोग को हम क्या करते हैं? एक कम, यानी आपका क्या है, 30 से एक कम, 29 आपका। चलिए, उसी प्रकार अगला है आपका दू। हिंदी के उपसर्ग में अगला उपसर्ग है दू। किस अर्थ में प्रयोग होता है? कम के अर्थ में, बुरा के अर्थ में, दोगुने के अर्थ में होता है। जैसे दुखद, दुबला, दुगना, यह आपका क्या है कि इन चीजों पर आपका दो उपसर्ग पूछ लेगा आपसे, दुबला में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे दुब है आपका उपसर्ग। उसी प्रकार अंतिम आपका यहाँ पर है बिन। बिन हिंदी के जो उपसर्ग में अगला जो उपसर्ग है 10वां उपसर्ग बिन, तो इसके अतिरिक्त क्या है आपका, इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है? अभाव या बिना के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बिन बार, बिन ब्याह, अर्थात जो ब्याह न हो, ब्याह के बिना जो व्यक्ति हो, तो क्या कहेंगे उसको? बिन ब्याह। तो किस अर्थ में प्रयोग हुआ? बिना या अभाव के अर्थ में प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त ये मुख्यतः 10 ही माने जाते हैं,
लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य किताबों में भी जैसे भर के प्रयोग के आधार पर भी आ जाता है। तो मैं इसे एकदम गलत अपने तरीके से नहीं कहूँगा, तो मूलतः हम लोग चूंकि 10 कहते हैं तो इसलिए जैसे पर का भी प्रयोग हो जाता है ना। जैसे आपका पर का जो अर्थ होता है भर के हित मतलब उसके आधार पर समानता के आधार पर, तो इसका प्रयोग पराया, दूसरा या पीढ़ी के अर्थ में, दूसरी पीढ़ी के उपयोग में अर्थ में हो जाता है। जैसे पूरा देश, परलोक, है ना, आपका परदादा, इस तरह से। उसी प्रकार कुछ लोग चौ को भी अंतर्गत ले लेते हैं आपके 4 गुना के अर्थ में, और क्या है उसको जैसे चौराहा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में आपकी सुविधानुसार मैंने यहाँ पर जो आपके मुख्यतः 10 माने जाते हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पर चयन किया है, और वो भी अगर प्रयोग होते हैं तो उसे हम पूरी तरह से गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से साइंस नहीं है। अब आते हैं हम लोग, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके मैंने प्रयत्न किया है कि आपके लिए एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को लें। प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी के उपसर्गों पे प्रायः प्रश्न आते हैं। अब प्रायः हिंदी के जो प्रश्न आते हैं आपके सी टेट, यूपी टेट, है ना, इन सब एग्जाम में प्रायः हिंदी के उपसर्गों पे ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है। अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि किस अर्थ में प्रयोग होता है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैंने बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोग भी क्या हो, लाभान्वित हो सके। और अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।